बहुत पुरानी बात है। एक किसान था, उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। किसान बूढ़ा हो चला था। उसका एक लड़का था, उसका नाम सुरेश था। एक दिन अचानक जमींदार की मृत्यु हो गई। अब सारी जमीन की देखभाल उसके लड़के सुरेश के ऊपर आ गई। लेकिन सुरेश को खेती बाड़ी और मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था। वो जल्द ही बहुत अमीर बनना चाहता था। तभी किसी ने उसे पारस पत्थर के बारे में बतलाया। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे किसी भी धातु से स्पर्श करने पर वो धातु सोना बन जाती है। सुरेश किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता था। उसने पारस पत्थर ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसे पारस पत्थर कहीं नहीं मिला। पारस पत्थर के लिए उसने कई लोगों से संपर्क किया, किंतु वो पारस पत्थर पाने में असफल रहा। आसपास के ठगों को पता चल गया कि सुरेश किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता है। ठगों ने पारस पत्थर का लालच देकर सुरेश से लाखों रुपए ठग लिए। ठगों के बाद सुरेश ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस गया। ढोंगी बाबाओं ने भी सुरेश को लालच देकर बुत सा पैसा ऐंठ लिया। पारस पत्थर के लोभ में सुरेश को बहुत नुकसान हुआ और उसे अपनी कई एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। सुरेश की पत्नी हमेशा उसे समझती कि इन सब बातों में मत पड़ो। अपने पास बहुत जमीन है, उसी में खेती करो, मेहनत भी किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। किंतु सुरेश को तो पारस पत्थर की ही धुन सवार थी। एक दिन गांव में बहुत पहुंचे हुए संत आए। सभी ने उन्हें अपनी समस्याएं बतलाई। सुरेश भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गया और उन्हें अपनी समस्या बतलाई। संत सुरेश की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं जैसा कहूं वैसा ही करना तो तुम्हें पारस पत्थर अवश्य मिलेगा। संत की बात सुनकर सुरेश बहुत खुश और संत से बोला, कृपया कर मुझे वो तरीका बतलाएं जिससे मुझे पारस पत्थर मिल जाए। संत बोले, तुम्हें केले के पेड़ की पत्तियों के नोक पर जमा सुबह की ओस की बूंदें एक बर्तन में एकत्र करना है, और जब तुम 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर लोगो तो मैं उसे अभिमंत्रित कर पारस पत्थर में बदल दूंगा। लेकिन याद रहे, ओस की बूंदों में तुम पानी मिलाकर धोखा देने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ओस की बूंदें पारस पत्थर नहीं बन पाएंगी। यह काम बहुत कठिन था। सबसे पहले सुरेश ने अपनी कुछ जमीन पर केले के पेड़ लगाए। केले के पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, किंतु इतने पेड़ों से वो ओस की सिर्फ कुछ ही बूंदें एकत्र कर पा रहा था। उसे लगा, इतने केले के पौधों से 5 लीटर ओस एकत्र करने में तो उसे सालों लग जाएंगे। उसने फिर कुछ केले के पौधे और लगाए। इस तरह करते करते उसने अपनी लगभग पूरी जमीन पर केले के पेड़ लगा लिए। सुरेश अब इन केलों के पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता था। 2 साल की अथक मेहनत के बाद सुरेश 5 लीटर ओस के बूंदे एकत्र कर पाया और अत्यधिक प्रसन्न होकर साधु महाराज के पास गया और उन्हें 5 लीटर ओस की बूंदों से भरा बर्तन देते हुए बोला, साधु महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 2 साल की अथक मेहनत के बाद ये 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर ली है। कृपया अब इन्हें पारस पत्थर में बदल दीजिए। साधु महाराज बोले, सुरेश, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कल जब तुम आओगे तो अपनी पत्नी को भी साथ लाना। सुरेश खुश होकर अपने घर चला गया और पत्नी को सारी बात बतलाई। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर नहा धोकर साधु के पास पहुंचे। साधु ने सुरेश को देखकर कहा, सुरेश, मैंने ओस की बूंदों को पारस पत्थर में बदलने के बहुत प्रयास किया, किंतु मैं उन्हें पारस पत्थर में नहीं बदल सका। यह सुनकर सुरेश बहुत उदास हुआ और साधु से बोला, आपके कहे अनुसार मैंने 2 साल अथक मेहनत करके 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र की, किंतु मेरी मेहनत बेकार गई। अपने भी दूसरे लोगों की तरह मुझसे झूठ बोला। सुरेश की बात सुनकर साधु बोले, बेटा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटरी है उसे खोलो। सुरेश ने उसकी पत्नी के हाथ में रखी पोटरी खोली तो देखकर दंग रह गया। उसमें सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न थे। साधु बोले, सुरेश, ये तुम्हारी मेहनत का फल है जो किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। सुरेश ने कहा, ये मेरी मेहनत का फल कैसे हुआ? साधु बोले, तुमने 2 साल से मेहनत करके जो केले के पौधे लगाए थे
2 साल से उनमें फल भी लग रहे हैं, किंतु तुम्हारा पूरा ध्यान पारस पत्थर और ओस की बूंदों पर था, और तुमने फलों पर ध्यान ही नहीं दिया। किंतु तुम्हारी पत्नी इन फलों को बाजार भिजवा दिया करती थी, और ये सारे आभूषण और रत्न फलों की बिक्री से आए पैसों को बेचकर टरीदे हैं। सुरेश ने मुस्कुराते हुए उसकी पत्नी की तरफ देखा और बोला, तुम सही थी, जो हमेशा कहती थी कि मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता। सुरेश साधु की तरफ हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा मेहनत करूंगा और पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। सुरेश अब खूब मेहनत करने लगा और अपनी मेहनत से समाज में खोया रुतबा फिर से प्राप्त कर लिया। शिक्षा, मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। कहानी नंबर 2, राजा और बैगन चोर की कहानी। बहुत पुरानी बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा के महल के पास सब्जी का बागान था। राजा के महल की सब्जियां इसी बागान से जाती थी। राजा को बैंगन बहुत पसंद था। राजा ने नए किस्म की प्रजाति का बैंगन अपने बागान में लगवाया। जब बैंगन की फसल आई तब राजा ने सोचा कि बैंगन का भरता और बाटी का खाना रखा जाए, जिसमें महल के सभी मंत्री, सैनिक और कर्मचारी शामिल होंगे। रसोइयों ने बड़े जतन से बैंगन का भरता और बाटी बनाई। खाना बहुत स्वादिष्ट था। राजा सहित महल के सभी लोगों ने जी भरकर बैंगन भरता और बाटी का मजा लिया। राजा का एक प्रिय मंत्री था, उसे भी बैंगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए। उसने कुछ खाना अपने घर के लिए भी रख लिया। मंत्री जब अपने घर पहुंचा तो उसने खाना अपनी पत्नी को भी चखाया। मंत्री की पत्नी को भी बैंगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए। खाना तत्म हो गया, किंतु उसका जी नहीं भरा। मंत्री की पत्नी ने मंत्री से कहा, मुझे बैंगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए, मुझे राजा के महल के यही बैंगन ला देना, तो मैं भी भरता बना लूंगी और हम जी भरकर बैंगन का भरता और बाटी खाएंगे। मंत्री को पता था कि राजा को बैंगन बहुत पसंद है, और अगर कोई महल से बैंगन की चोरी करता है तो राजा उसे कठोर सजा देगा। मंत्री बोला, भगवान, ये राजा के बागान के बैंगन हैं, इन्हें जो भी तोड़ता है राजा उसे कठोर से कठोर दंड देता है। किंतु मंत्री की पत्नी को बैंगन का भरता और बाटी इतने पसंद आए कि वो मंत्री की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने धमकी दी कि अगर उसे राजा के महल के बैंगन नहीं मिले तो वो हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। मंत्री को अपनी पत्नी के क्रोध के आगे राजा का क्रोध सहना ज्यादा आसान लगा। मंत्री ने तय कर लिया कि वो राजा का दंड सह लेगा, किंतु पत्नी को राजा के बागान से बैंगन लाकर देगा। दूसरे दिन सुबह होते ही मंत्री राजा के महल पहुंचा और बागान का मुआयना करने। मौका पाते ही मंत्री ने कुछ बैंगन तोड़कर रख लिए और घर आकर पत्नी को दे दिए। मंत्री की पत्नी बहुत खुश हुई और शाम होते ही उसने बैंगन का भरता और बाटी बनाई। बैंगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों ने जी भरकर खाना खाया। मंत्री की पत्नी बोली, हमने तो खाना खा लिया, किंतु हमारा बेटा छत पर सो रहा और वो भी भूखा है, उसे भी स्वादिष्ट बैंगन का भरता और बाटी खिलते हैं। मंत्री बोला, अगर हमने अपने बेटे को बैंगन का भरता खिला दिया तो ये बात राजा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता और वो सब सच बतला देगा। मंत्री के बार बार माना करने पर भी उसकी पत्नी नहीं मानी। मजबूरन मंत्री अपने बेटे को जगाने छत पर गया और उसके चालाक दिमाग में एक युक्ति सूझी। मंत्री छत पर पानी ले गया और अपने बेटे के ऊपर पानी इस तरह से डाला मानो बरसात हो रही है। मंत्री ने अपने लड़के को जगाया और बोला, बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है, अंदर चलो। मंत्री अपने बेटे को लेकर नीचे चला गया और उसके कपड़े बदलकर बैंगन का भरता और बाटी खिलाई। खाना लकड़े को भी बहुत स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन राजा को यह बात पता लगी कि कोई उसके महल के बैंगन चोरी कर ले गया। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को चोर को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने पतासाजी करी तो पता लगा कि सुबह मंत्री जी बागान में आए थे। ये बात राजा को बतलाई गई और राजा ने मंत्री को बुलावा भेजा। मंत्री जी समझ गए कि राजा को उस पर शक है। मंत्री राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा कि क्या उसने महल के बैंगन चोरी किए हैं। मंत्री ने कहा, महाराज,
मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके बागान से बैंगन चोरी कर सकूं। राजा को पता था कि मंत्री का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। उसने मंत्री के बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा, कल तुम्हारे घर में खाने में क्या बना था? मंत्री के बेटे ने बतला दिया कि कल रात उनके घर बैंगन का भरता और बाटी बनी थी। लकड़े की बात सुनकर सभी को यकीन हो गया कि मंत्री ने ही बैंगन चोरी किए हैं और अब उसे कठोर दंड मिलेगा। राजा मंत्री से बोला, मंत्री जी, कल सुबह आप बागन गए और आपके बेटे की बातों से यह सिद्ध हो गया कि आपने ही बैंगन चोरी किए हैं। मंत्री बोला, महाराज, इससे पूछिए कल रात मौसम कैसा था? राजा को कुछ अजीब लगा, किंतु उसने मंत्री के बेटे से कल रात के मौसम के बारे में पूछा। मंत्री का बेटा बोला, महाराज, कल रात बहुत तेज बारिश हो रही। राजा बोला, कल रात में मौसम खुला हुआ था और बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। तभी मंत्री बोला, महाराज, यही तो मैं आपसे बतलाना चाह रहा था। दरअसल परसों जब मैं महल से बैगन भरता और बाटी खाकर गया था, तब मैंने ये बात अपने घर में बतलाई और बतलाया कि बैंगन का भरता और बाटी बहुत स्वादिष्ट थे। तभी से बालक बैंगन का भरता भंगता हुआ सो गया और सपने में कुछ भी बड़बड़ा रहा था और बैगन भरता और बरसात होने की बात कर रहा है। राजा ने ये जानते हुए कि मंत्री की बैंगन चोर है, मंत्री को छोड़ दिया और मंत्री की बुद्धिमानी का कायल हो गया। शिक्षा, बुद्धि से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। हाथी और चींटी की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हाथी और एक चींटी भी रहते थे। हाथी बहुत ताकतवर और घमंडी था। हाथी के रास्ते में जो भी जानवर आता उसे उठाकर पटक देता था। जो भी जानवर हाथी का विरोध करता, हाथी उसे बहुत परेशान करता था। इसीलिए जंगल का कोई भी जानवर हाथी का विरोध नहीं करता था। यहां तक कि जंगल का राजा शेर भी हाथी से डरता था। उसी जंगल में एक चींटी भी रहती थी। चींटी बहुत मेहनती और विनम्र स्वभाव की थी। चींटी छोटी जरूर थी, परंतु उसके स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उसका बड़ा सम्मान करते थे। चींटी दिन भर मेहनत करके जंगल से खाना लाती और अपने घर में जोड़ कर रखती थी, ताकि गर्मी और बरसात के दिनों में जब भोजन की कमी हो जाए तब उसके पास पर्याप्त खाना हो। चींटी के घर से कुछ दूरी पर एक तालाब था। एक दिन हाथी उसी तालाब के पास नहाने आया। जब वो नहा कर जा रहा था, तब उसे रास्ते में चींटी का घर दिखलाई दिया। हाथी को शरारत सूझी। वह अपनी सूंड में तालाब से पानी भरकर लाया और चींटी के घर के ऊपर डाल दिया। पानी में चींटी का घर बह गया और उसके द्वारा जमा किया गया सारा खाना भी खराब हो गया। ये देख चींटी को बहुत गुस्सा आया। चींटी नाराज होकर हाथी से बोली, क्या तुम्हें दिखता नहीं यहां मेरा घर था और तुमने जानबूझकर मेरे घर के ऊपर पानी डालकर उसे तोड़ दिया। चींटी की बात सुनकर हाथी हंसते हुए बोला, तो तुम जाकर मेरा घर तोड़ दो या जाकर जंगल के जानवरों से मेरी शिकायत कर दो। इतना कहकर हाथी हंसते हुए चला गया। हाथी की इस हरकत से चींटी बहुत दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। चींटी किसी भी तरह से हाथी से बदला लेना चाहती थी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथी से बदला कैसे लिया जाए। चींटी ने फिर से बड़ी मेहनत करके अपना घर बना लिया। हाथी फिर तालाब में पानी पीने आया और चींटी का नया घर देखकर सोचने लगा, आज फिर चींटी के घर पर पानी डालूंगा, लेकिन पहले कुछ आराम कर लिया जाए। इतना सोचकर हाथी एक पेड़ के नीचे सो गया। चींटी ने हाथी को सोते हुए देख लिया। चींटी के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। चींटी हाथी के पास गई और धीरे से उसकी सूंड में घुस गई और उसकी सूंड के अंदर जाकर उसे काटने लगी। चींटी के काटने से हाथी की नींद खुल गई। चींटी हाथी के सूंड में बार बार काटने लगी। अब हाथी बहुत परेशान हो गया। उसे अपनी सूंड में बहुत तेज दर्द होने लगा, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि चींटी को सूंड से बाहर कैसे निकाले। हाथी अपनी सूंड से तेजी से हवा अंदर बाहर करने लगा, परंतु चींटी ने हाथी की सूंड में जोर से डंक गड़ा दिया और सूंड के अंदर चिपकी रही। हाथी अपनी सूंड से चींटी को निकालने का जितना प्रयास करता, चींटी हाथी को उतनी जोर से काटती थी। हाथी दर्द से करहाने लगा।
हाथी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर आ गए और सभी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। हाथी समझ गया कि उसके कान के अंदर चींटी घुस गई है और अपना बदला ले रही है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और चींटी से बोला, बहन चींटी, मुझसे गलती हो गई थी। जो ताकत के नशे में मैंने तुम्हें परेशान किया, मुझे माफ कर दो। अब दोबारा इस प्रकार किसी भी जीव को परेशान नहीं करूंगा। हाथी के इस प्रकार बार बार माफी मांगने पर चींटी ने उसे माफ कर दिया और उसके कान से बाहर निकलकर बोली, हाथी भाई, कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। सभी में कुछ ना कुछ खूबियां होती है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने चींटी से माफी तो मांगी ही, साथ ही जंगल के सारे जानवरों से भी माफी मांगी। सभी ने हाथी को माफ कर दिया। फिर जंगल के सारे जानवर हंसी खुशी रहने लगे। शिक्षा। हाथी और चींटी की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी को भी कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए।